हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूपीपीएससी मेंस पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज़। आज हम करने वाले हैं हमारा फोर्थ एपिसोड ऑफ 2024 पेपर। मींस ऑल हमने क्या किया है, हमारी इस मेंस वाली सीरीज़ में हम 5-5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या कर लिया, पहले वाली क्लास में 1 to 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फिर हमने 6 to 10 कर लिए, फिर हमने कल वाली क्लास में 11 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो आज टर्न है हमारा, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, जिससे क्या होगा, जो हमारा 2024 का जो पेपर है GS 5 का, ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। आज ऑलरेडी हम GS 5 का 25 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से हम क्या कर देंगे, हमारा 23 का पेपर शुरू कर देंगे। 23 का पेपर कंप्लीट होते ही जो आपके GS 5 के पेपर्स हैं ना, क्योंकि पिछले 3 साल से ही आए हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था हमारा यूपीपीएससी में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो कि आप PYQ कंप्लीट कर चुके होगे, फिर हम स्टार्ट कर देंगे हमारे GS 6 के पेपर्स इसी तरीके से, 25 का, फिर 24 का, फिर 23 का। इस तरीके से अब आप सोचो कि मतलब आपके हाथ में ये पूरे नोट्स हैं, आप ऑलरेडी समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो आपके हाथ में कितना बेस हो जाएगा कंप्लीट ना प्री से पहले। मैं अक्टूबर तक ट्राई करूँगी कि मेंस का हम जितना कंप्लीट कर सकते हैं PYQs उतना कर लें। तो उससे क्या होता है, एक मेंटली स्ट्रांगनेस भी फील होती है, एंड दूसरा ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सिर्फ प्री से कुछ नहीं होता, मेंस ही हमारा क्या है, मेन गेम चेंजर है। पर हम प्री को भी नहीं छोड़ सकते, प्री भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारी 1 पेजर सीरीज़ चल रही है, आपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में देख ली होगी, है ना। आई एम होपिंग कि क्लासेस भी आपने देखी हो, आप जाके चेक कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी का हम अक्टूबर में मेंस से टारगेट, मतलब मेंस को थोड़ा सा साइडलाइन करके हम पूरा का पूरा फोकस किस पर करेंगे, प्री पर करेंगे। चलिए, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन के वर्ड खुद ही बता रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब अपने दिमाग से सोच के कुछ नहीं लिखना है कि एक वर्ड पढ़ लिया और बस उसी पे आंसर लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे मेंशन है, ये फुल स्टॉप है यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट दे रहा है खुद कि पंचायती राज सिस्टम हैज़ लॉन्ग सक्सेस स्टोरीज इन उत्तर प्रदेश। बोल दिया है उसने कि पंचायती राज सिस्टम की क्या है, काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं हमारे यूपी में। कोरॉबरेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। कोरॉबरेट मतलब आप प्रूफ के साथ इसको कंफर्म करवा दो, ठीक है, मतलब इसको आपको कंफर्म करना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये वाली लाइन को आपको प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एग्जाम्पल देने। तो अब इसमें नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखता जाओगे जितना आपको पता है, बट क्या पूछ रहा है कि इसकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या है यूपी में। तो सबसे पहले आप कैसे आंसर फ्रेम करोगे कि पंचायती राज एग्जैक्टली है क्या, है ना। फिर उसके बारे में आप डिस्कस करोगे कि इसके मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोविजंस यूपी में चल रहे हैं, एंड जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे। अब ऑलरेडी आपको बेसिक पता होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या था, कि जैसे हमारा यूनियन लेवल है, ठीक है, फिर उसके नीचे आता है, नीचे ही बनाती हूँ मैं ना बॉटम लेवल पे, जिससे आपको और समझ में आएगा। यूनियन लेवल है, देन स्टेट लेवल है, देन हमारा क्या है, लोकल लेवल, ठीक है। अभी हम पंचायत की बात कर रहे हैं। पंचायत मीन्स आप कौन से रीजन के बारे में बात करोगे, रूरल रीजन के बारे में, है ना। अर्बन होगा तो हम म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, पंचायत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखना। अब ये देखो, हमने क्या किया था कि पावर क्या हो, नीचे जो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो लोकल लेवल पे लोग हैं वहाँ पर दे दो ना, क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं कि क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, है ना, कि हमने पावर्स को क्या किया है, नीचे लेकर आए हैं। तो अब आपको इस आंसर में क्या बोलना है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच जो आई, ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है कि टॉप टू बॉटम बोलना एग्जैक्ट सही नहीं है, बट ये क्या है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट हो रही है, क्योंकि लोकल लेवल पे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये क्या है, हमारा पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट हुआ। इसके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, एनवायरमेंटल कई सारे फ़ायदे हुए, और यूपी ने भी क्या किया है, कई सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखी है। तो हम उसके कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। आई एम होपिंग कि आपको बेसिक आंसर को कैसे फ्रेम करना है वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
डिटेल में आंसर। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना है कि पंचायती राज इन यूपी, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी मीन्स लोकल लेवल पर है, तो लोकल लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर आप बता दो कि 73rd अमेंडमेंट से क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। 3 टियर गवर्नमेंट है ना, मीन्स विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है। ग्राम सभा में क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। ये बेसिक पॉलिटी वाली चीज़ें है ना, आई एम होपिंग कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई इशू नहीं है, अभी समझने की कोशिश कीजिए। जब हम जो हमारी पॉलिटिन 1 पेजर सीरीज़ भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है। ई गवर्नेंस का भी पे भी ज़्यादा फोकस है, तो मीन्स ट्रांसपेरेंसी आ रही है। लोकल प्लानिंग, क्योंकि आप नीड बेस्ड डेवलपमेंट करोगे ना, आपको पता है कि लोकल लेवल पे लोगों को क्या चाहिए, आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनसे, तो वो क्या होगी, बेटर डेवलपमेंट होगा। अब मेजर सक्सेस स्टोरीज क्या क्या है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वीमन लीडरशिप मिली है, ठीक है। ग्राम पंचायत लेवल है, तो वो क्या है, लोकल डेवलपमेंट हो रहा है। ई ग्राम स्वराज मतलब डिजिटल प्लानिंग एंड मॉनिटर कर पा रहे हो कि चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। अब ये तो आपको पता होगा। स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, मतलब सैनिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर फोकस किया। पानी के लिए जो जल जीवन मिशन लाया गया, ठीक है। लोकल वाटर मैनेजमेंट, उस पर पूरा फोकस है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन्होंने क्या किया, लाइवलीहुड दिलवाने का लोगों को काफ़ी काम किया है। और सोशल ऑडिट्स मीन्स अकाउंटेबिलिटी लेकर आए हैं। तो ये सारे आप क्या दे दोगे, कुछ एग्जाम्पल्स दे दोगे, सारे नहीं 3-4 दे दोगे, आपका काम हो जाएगा। मैक्स 5 दे पाओगे। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो क्या चाहिए आपको, कि पंचायती राज है तो पार्टिसिपेशन हुआ है लोगों का, लोग एम्पावर हो रहे हैं, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। लोकल लेवल पे आप प्लानिंग कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, ठीक है। अब देखो डिटेल में आंसर को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हमारे यूपी में पॉपुलेशन तो है ही है ना, तो आप क्या लिखोगे, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो एक क्रूशियल फैक्टर है। किसके लिए, डिसेंट्रलाइज मतलब वही ऊपर से नीचे, यूनियन से स्टेट, स्टेट से लोकल लेवल्स, डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब जो सेंट्रल लेवल है, यूनियन लेवल है, उसके पास पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो रही है। फिर यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि हमें पता है, ठीक है, कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी आ रही है और लोकल डेवलपमेंट हो रहा है। मेजर सक्सेसेस हम बता देंगे कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, तो जो डिसीजन लेने की पावर है वो किसके पास आ गई है, लोकल सिटीजन्स को, रूरल सिटीजन्स को। तो अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे और डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। अब विमेंस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन मिलता है डायरेक्टली, तो उससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो जो ग्रास रूट पे जो वुमेन लीडर्स है वो भी इमर्ज हो रही हैं। अब लोकल डेवलपमेंट ये तो हमने देख ही लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर पाओगे। आपको पता है ना कौन सी सड़क बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, या ये सड़क ख़राब है तो इस पे ध्यान देते हैं। पानी की समस्या है तो उसको देख लेंगे। तो ये वाले जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के, इन सब पे आप बेटरली काम कर सकते हो। फिर डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल का तो टाइम चल ही रहा है और हमारे पास प्लेटफॉर्म है ई ग्राम स्वराज। ये ऐसे नाम आपको मार्क्स दिलवाते हैं ना कि आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लानिंग में, अकाउंटिंग में, मॉनिटरिंग में। अब ये सब है तो वहाँ पे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी। तो जितनी भी पंचायत की एक्टिविटीज़ है ये उन सबको क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं। अब सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन लेकर आए हम ग्रामीण वाला, तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब जो सैनिटेशन प्रोग्राम्स है वो चलाए गए, बिहेवियरल चेंज की बातें की गई, किसके अंडर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर। अब देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मतलब ज़्यादा अच्छे से उन्होंने रोल प्ले किया है जल जीवन मिशन के अचीवमेंट की तरफ, है ना, कर रहे हैं। सोशल इंक्लूजन, अब सोचो कि रिजर्वेशन दिया गया है एससीज, एसटीज, वीमेन को, तो उससे क्या है, पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा आ रहा है। तो जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड सेक्शंस रहे हैं ना, उनको भी क्या हो रहा है, मौका मिल रहा है पॉलिटिकली एक्टिव होने का, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में अपना रोल प्ले करने का। अब पर चैलेंजेस तो है ही हैं कि मान लो आप सब कुछ काम कर लोगे बट आपके पास फाइनेंस ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे ना। तो ये तो मेन चैलेंज है ही है लोकल जो हमारा लोकल गवर्नेंस है उसके साथ। तो आपको ये चैलेंजेस बता दोगे कि लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, टेक्निकल कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इफ़ेक्टिवनेस वेरी करती है ग्राम सभाज की। तो इससे क्या होता है, जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन उतना बेहतरली काम नहीं हो पा रहा, मतलब ये थोड़े से बॉटलनेक से
जिस पर हमको काम करना है। तो आप कंक्लूड क्या करोगे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने ट्रांसफॉर्म तो किया है रूरल गवर्नेंस को, टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेशन से किस पर ले आए हैं, पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस पे। पर जो इसका फ्यूचर है ना, वो डिपेंड करेगा हमारे 3Fs को स्ट्रेंथन करने में। तो क्या है 3Fs? फंड्स दो, फंक्शंस करने दो, और फंक्शनरीज जो है उनको भी अकाउंटेबल होकर और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे भी डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस अपने दिमाग में कोई क्वेरी मत रहने दीजिएगा, क्लैरिटी ही मतलब मेन चीज़ होती है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोला है? डिस्कस करना है हमें क्या, रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, इसी पेपर की तो तैयारी कर रहे हो, तभी तो ये वाली क्लास ले रहे हो, है ना, यूपीपीएससी की। और तो मतलब इसके बारे में आपको बताना है, और चैलेंजेस क्या हैं इसके इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल सिलेक्शन के लिए, है ना। जो पब्लिक सर्वेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल सिलेक्शन के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस है उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो आप यूपीपीएससी के बारे में बता दो कि क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है, एंड देन फिर आप क्या करोगे, ये बताओगे क्या क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, एंड फाइनली कंक्लूजन आप दे दोगे, या पहले वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो, या फिर कंक्लूजन आप क्या दोगे कि वे फॉरवर्ड लुकिंग टाइप का होगा, है ना, कि हमें ये करना चाहिए जिससे जो हमारा सिलेक्शन कमीशन है ये अच्छे से स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर सके, है ना, लोगों का ट्रस्ट भी मेंटेन रह सके। तो देख लेते हैं फटाफट से इसको। यूपीपीएससी क्या है? मेरिट बेस्ड पब्लिक रिक्रूटमेंट करता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 315 में। चाहे हमारे यूपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये किस आर्टिकल में आते हैं? 315 में। स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड है ये, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन में इनका रोल होता है, एंड ये सर्विस मैटर्स में क्या करते हैं? एडवाइजरी रोल भी प्ले करते हैं। वो ये तो अब हमें पता ही है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होते हैं। इम्पार्शलिटी रहेगी तो पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहता है। फंक्शंस क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। स्टेट सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं रिक्रूटमेंट में, सर्विस मैटर्स में, और पार्टिसिपेट करते हैं डिसिप्लिनरी और बाकी के रिलेटेड मैटर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है। ये वर्ड याद रखना कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये क्या इंश्योर करते हैं कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो अभी देखो एग्जामिनेशन डिले हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम की डेट है वो आगे खिंचती रहती है ना। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तो यूपीपीएससी हुआ था 24 का, वो बहुत एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। कहाँ मार्च में होना था, जितना मुझे अच्छे से याद है 17 मार्च को पेपर बोल रहा था, एंड वो जाके फाइनली दिसंबर में हुआ था, है ना। तो सोचो कि एग्जामिनेशन डिलेज कितने ज़्यादा होते हैं। पेपर लीक एंड माल प्रैक्टिसेस, ये तो बहुत ही ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स भी हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग फॉर्म भी फिल करते हैं, तो उनका एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट कराना भी कोई इजी टास्क नहीं है, है ना। फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं, लिटिगेशन। अभी देखो यूपीपीएससी में जो बच्चे 24 में ही जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो जिनका वो वाला है क्या बोलते हैं, एक वो होता नहीं है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होते, तो कुछ लोग रह जाते हैं, 20 के लगभग लोग हैं, तो अभी तक उनका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो बस वो कहीं ना कहीं वो लिटिगेशन वाली चीज़ें भी चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी का परसेप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना, ये सबसे मेन चैलेंज आ जाता है ना। कई बार तो देखो कितने पेपर लीक वगैरह होते हैं। अब तो इसमें आपको क्या कीवर्ड्स यूज़ करने हैं कि मेरिट है, इम्पार्शियलिटी मेंटेन रखनी है, ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान देना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं आपके आंसर में। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या है, वही यूपीपीएससी हमारी क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल बता दोगे, अंडर आर्टिकल 315 से 323 तक क्या होता है, इसका पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। ये यूपीएससी का भी है और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनका भी है। इनका क्रिटिकल रोल क्या है? मेरिट बेस्ड एंड इम्पार्शियल रिक्रूटमेंट में स्टेट की सर्विसेज में। अब यहाँ पे रोल को हम डिटेल में देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट होती है ना। इसको मैं और डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि रिक्रूटमेंट मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है इनका, है ना। फिर मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, मतलब ये टेस्ट करते हैं पर्सन की कि नॉलेज क्या है, एप्टीट्यूड, एबिलिटी है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं ये पर्सन।
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिला हुआ है इसको, है ना, कि आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर एडवाइजरी रोल है कि जब रिक्रूट करना है, मतलब कमीशन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको एडवाइस करती है मैटर्स पे। कौन कौन से मैटर्स हैं कि जैसे रिक्रूट करना है, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, जहाँ पर भी जो कंसल्टेशन कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ट्रांसपेरेंट कंपटीशन होता है ना, कि मतलब हर किसी को उसका प्रॉपर मौका मिले। अब आते हैं चैलेंजेस क्या हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा एग्ज़ाम की क्या है इंटीग्रिटी, पेपर लीक हो रहे हैं, चीटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं कि मतलब माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। फिर लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट, अब एप्लीकेंट्स इतनी ज़्यादा हैं तो वो क्या है, ये भी तो खुद में एक लॉजिस्टिकल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है ना। फिर डिले होते हैं यही एग्जामिनेशन में, रिजल्ट्स वगैरह में, तो ये भी दिक्कत है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ठीक है, अभी हम टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, बट जो साइबर सिक्योरिटी है वो अभी भी हमारा कंसर्न है, ठीक है। डेटा लीक भी हमारा कंसर्न है, तो हमें इस पर भी ध्यान रखना है ना, कि स्ट्रॉन्ग हमारी साइबर सिक्योरिटी हो, एनक्रिप्शन रहे, मीन्स हमारा डेटा कहीं बाहर ना जाए, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ को यूज़ ना करें, एंड डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए। लिटिगेशन डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं कि ये आंसर गलत है, तो रिजर्वेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो कि क्या करती है, रिक्रूटमेंट को डिले करती हैं। फिर देखते हैं पब्लिक परसेप्शन क्या है, कि अगर जो प्रोसीजर्स हैं वो लीगली वैलिड भी हों, पर टाइमली जो कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है अगर, तो अभी वो क्या करती है कि फेयरनेस के रिगार्डिंग डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। लाइक मतलब मैंने भी 24 वाला अभी जो पेपर दिया था, तो उसमें रिज़ल्ट इतना डिले कर दिया, मतलब मेंस हो गया है आपका जून में, है ना, जून और जुलाई वाले पीरियड में, जून लास्ट एंड जुलाई स्टार्टिंग में, एंड वो रिज़ल्ट आ रहा है आपका फेब में जाके, है ना, 4 फेब को रिज़ल्ट आ रहा है। तो मतलब सोचो कि कितना गैप हो गया आपका। तो फिर क्या होता है, दिमाग में आ जाता है कि यार ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आप वे फॉरवर्ड में मेंशन करोगे कि स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें सिक्योर एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ह्यूमन ओवरसाइट होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही ह्यूमन टच खत्म कर दो, नहीं, ह्यूमन ओवरसाइट होनी चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी को आप क्या करो, इनकॉर्पोरेट करते जाओ। स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर लीक बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और टाइमली चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब जब बोला गया है तभी एग्ज़ाम हो और पूरी साइकिल प्रॉपरली फॉलो हो। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होने चाहिए, अगर किसी को ग्रीवेंस है तो आप उसको सॉल्व करो, है ना, ये नहीं कि और उसके दिमाग में डाउट क्रिएट हो जाए। फिर इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स भी उस फॉलो एंड मेंटेन करने चाहिए। तो आप कंक्लूड कैसे कर दोगे आंसर को, कि एक एफिशिएंट यूपीपीएससी के लिए ज़रूरी है कि एक तो वो कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, न्यूट्रल हो और अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करे। जिसकी क्रेडिबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। नॉर्मली ये तो सबके ऊपर अप्लाई करता है, हम लोग की भी क्रेडिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा आज पढ़ लिया कि कल क्या हो गया, हर एक दिन है हम लोग की बिना क्रेडिबिलिटी की, कितना कवर कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे, रिवाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, PYQs किए या नहीं किए, ठीक है, MCQs प्रैक्टिस की या नहीं की, तो वो क्रेडिबिलिटी तो है अपन सबकी। तो इसकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है हर एक स्टेज पे, जो कि बेस्ड होना चाहिए या रिफ्लेक्ट करता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कौन कौन सी, इक्वलिटी, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, एंड आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम होपिंग कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म आर ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। ये से तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म दोनों ही क्या है, एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत गहरा खतरा है। अब अगर आपको याद होगा तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का 25 में भी क्वेश्चन हमने देखा था, और वहाँ पे लिंकेज वाली चीज़ के टर्म्स में पूछा था। तो सबसे पहले अभी पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं ना, वॉट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन उत्तर प्रदेश टू काउंटर दिस, एक्सप्लेन। तो इसके दो पार्ट हैं, पहला लाइन ने तो हमें बता दिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म ने चैलेंज दे रखा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। अब हमें बताना है कि यूपी ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, है ना, इसको काउंटर करने के लिए, मीन्स क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, टेररिज्म क्या है, ये मैंने उस वाली क्लास में भी समझा दिया था, है ना। थोड़ा सा आप इंटर वाले पार्ट में डाल सकते हो, अदरवाइज़ कि मेन क्वेश्चन क्या बोला है कि यूपी ने क्या क्या फ्रेमवर्क यूज़ किए हैं, मतलब क्या क्या एक्शंस लिए हैं। तो यूपी के 3
मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्रिवेंट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है एंड डिसरप्ट करना है इस पूरे के पूरे जो हमारा ये नेटवर्क है इसको, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या किया गया, एटीएस को लेके आए, एसटीएफ को लेकर आए, ठीक है। एटीएस मीन्स एंटी टेरर स्क्वाड को, ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर आए। यूपी पुलिस खुद भी काम करती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। अब ये लॉज आए हमारे, है ना, ये दो कि यूपी गैंगस्टर्स एक्ट है, यूएपीए है, ठीक है। आपस में कनेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं नेशनल इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, ठीक है। नेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चलती है। साइबर कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, है ना, हर जगह देखो कि डिजिटल थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो डिजिटल अवेयर कर रहे हैं अपने आप को, डिजिटली और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये किया जा रहा है। और क्या चैलेंज है, अब जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो रहा है हमारा, वो लिंक होता है ना टेररिज्म वाली चीज़ों से भी बहुत सारे केसेस में, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, तो ये भी हमारे पास चैलेंज है। तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर भी ध्यान देना है, तो इन पे भी क्या होते हैं, फोकस रखते हैं। तो ये वही इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म के साथ बता दिया मैंने कि एक्ट कौन सा है। तो कीवर्ड्स क्या क्या आने हैं आपके पास, कि अगर मान लो आपको टेररिज्म और ये सब पे ध्यान देना है, तो इंटेलिजेंस सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपका जैसे आपने हर वेब सीरीज़ या मूवी में देखा होगा ना कि उनके खुफिया लोग चलते रहते हैं ना, पुलिस वालों के भी, कि टिप यहाँ से टिप मिली है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपना इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छे से बिल्ड करना है, चीज़ों को एनफोर्स करना है, फाइनेंशियल डिसरप्ट करना है, ठीक है। फाइनेंस क्या है, मेन चीज़ है ना, पैसे से काम चल रहा है, अगर आपने उनका पैसा ही रोक दिया या तोड़ दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो टेररिज्म वाली चीज़ें हैं और ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली चीज़ें, ये खुद ही रुक जाएंगी, ठीक है। और आपस में क्या हो, हर एजेंसी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, आंसर देखते हैं इसको कैसे लिखना है डिटेल में। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म ने मतलब सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के लिए नहीं, बल्कि हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट कॉज किया हुआ है। यूपी में इसीलिए क्या किया है, स्पेशलाइज्ड मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनको लेकर आए, ठीक है। लॉज बनाए, मतलब लीगल मैकेनिज्म लेके आए इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए। तो जो अभी हमने ऊपर देखे वही है कि एटीएस लेकर आए, है ना। तो एटीएस का क्या था कि मेनली ये टेररिस्ट नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए आया था, ठीक है। एसटीएफ को लाया गया, है ना। लीगल फ्रेमवर्क है हमारे पास, यूपी का गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986। ये हमें मतलब इसमें ये प्रोविज़न है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं और उनके एसोसिएटेड नेटवर्क्स हैं, इसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ठीक है। यूएपीए ये हमारा क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो अब तो ये भी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यूएपीए ना, कि जो इंडिविजुअल पर्सनस को भी अब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फाइनेंशियल डिसरप्शन, वही इकोनॉमिक बेस को ख़त्म करना है। साइबर क्राइम कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है, क्योंकि अब देखो इतना साइबर क्राइम हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको भी आपस में काम करना पड़ेगा, तभी तो आप बेटर आउटपुट दे पाओगे, ठीक है। फिर मॉडर्न पुलिसिंग, सीसीटीवी नेटवर्क यूज़ किए जा रहे हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को बेटर किया गया है, डिजिटल डेटाबेस मेंटेन किया जाता है ना, डेटा ड्राइवन इंटेलिजेंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि चीज़ों को हम रोक पाएंगे, और अगर मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, क्रॉस बॉर्डर एंड इंटर स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं, सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं है, यूपी के अंदर भी, बट जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। इवन जो बाहर वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर वो वाली दिक्कत है। साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग है वो अब कॉम्प्लेक्स चैनल से आ रही है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं ना कि डीप फेक्स वाली चीज़ें जो यूज़ होती हैं, डीप फेक एक्चुअली करेक्ट वर्ड नहीं होगा, मैं वर्ड मिस कर रही हूँ, मतलब एक वैसा होता है ना कि जो जैसे हमारा हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नेट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऊपर की लेयर्स होती हैं, ये सबके लिए अवेलेबल है, ये थोड़ा सा डिटेल में आती है ना, तो सिक्योरिटी होती है। एंड फिर ये नीचे वाली जो लेयर होती हैं, एग्जैक्ट वर्ड मैं बोल रही हूँ, ध्यान आएगा तो मैं बताती हूँ, है ना। तो ये क्या करते हैं, मतलब इस वाली चीज़ चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, दिक्कत होती है, मतलब पूरा का पूरा चैनल को कंट्रोल करने में। फिर हमें क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड मैन पावर भी चाहिए, फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ दो, और हमें और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई को यूज़ करना
पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है कि यूपी ने क्या किया है, एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी अप्रोच को यूज़ किया है, जहाँ पे चाहे पुलिस हो, चाहे लीगल मेजर्स हो, या इंटेलिजेंस हो, या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, सबको कंबाइन करके काम कर रहे हैं। तो जो फ्यूचर है वो हमारा किस किस पे डिपेंड करेगा, इंटेलिजेंस पे, आपस में कोऑर्डिनेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, और ये सब तो आपको यूज़ करना है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मेंटेन रखना है, वो वायलेट नहीं होने चाहिए हमारे सिटीजन्स के। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। कोई इतना बेसिक हाई फाई साइंस नहीं थी, बेसिक चीज़ें थी, आपको खुद भी पता है, बस लिखना कैसे है वो चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई जा रही है। ठीक है, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस बताने हैं आपको। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, फूड सिक्योरिटी मतलब क्या क्या हो सकते हैं, खुद सोचो कि सबसे पहले क्या आएगा कि चलो आपके पास खाना तो है ना, क्या वो सबको मिल पा रहा है ना, मतलब सबके पास क्या अवेलेबल है, क्या लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, चलो अवेलेबल कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या जो आप फूड दे रहे हो क्या वो न्यूट्रिशियस है, कि या सिर्फ आप एक ही मतलब सिर्फ गेहूँ पे फोकस कर रहे हो, पर ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए ना, और क्या वो स्टेबिलिटी मेंटेन है, मतलब इन सब पे ध्यान होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे देखो चीनी इतनी महंगी हो गई है ना, एकदम से इतना प्राइस हाई हुआ है, तो मार्केट में अभी है, पर बहुत सारे लोग होंगे जो अवेलेबिलिटी उनके लिए है ही नहीं एक तरीके से, है ना, एक्सेस वो कर ही नहीं पा रहे होंगे। तो ये क्या है, मतलब एक एग्जांपल के टर्म्स में मैंने बताया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, एक्सेस है या नहीं, और लोग अफोर्ड भी कर पा रहे हैं या नहीं। अब जो गरीब लोग होंगे वो बेचारे नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, मतलब हमारे यहाँ पे इतना पॉवर्टी लेवल भी है कि ये बहुत मायने रखा जाता है। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल मीन्स आपके पास अवेलेबल है या नहीं, मतलब प्रोडक्शन उतना है या नहीं, एक्सेस का मतलब लोगों तक जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा, एंड हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी की, आप कितना अफोर्ड कर पा रहे हो लेना। चलो तो हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, न्यूट्रिशन मतलब जो डाइट है उसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी डील करता है आपके क्लाइमेट रेजिलियंस से। अभी आपने देखा होगा नेपाल का, है ना, कि कितना मतलब देख कर ही लग रहा है कितना डरावना सीन है, वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो जो हुआ है। तो मतलब सोचो कि क्लाइमेट रेजिलियंस भी होना चाहिए ना, कि मान लो खाना भी तो पूरा बह जाएगा ना ऐसे में, तो कितनी दिक्कत वाली चीज़ है। तो मतलब यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब है कि ड्रॉट हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। गवर्नेंस, एफिशिएंट डिलीवरी भी तो होनी चाहिए, आपने सब तो कर लिया पर लोगों तक ही नहीं जा रहा, तो फ़ायदा क्या है। अब चैलेंजेस देखेंगे, चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो वही सबसे पहले देखना कि लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, तो पॉवर्टी एंड परचेजिंग पावर, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ना, फिर माल न्यूट्रिशन, वही न्यूट्रिशन वाली मैंने बात की कि आप दे तो रहे हो लोगों को, क्या वो काम की चीज़ें हैं या नहीं, या सिर्फ मतलब एक ही चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो पर जितनी बॉडी को नीड्स है न्यूट्रिएंट्स की वो मिल पा रहा है या नहीं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स पर भी ध्यान देना है। अब जो लैंड्स हैं वो भी कैसी हैं, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड है, पहले तो जैसे क्या ज़्यादा हो गई, बट अब क्या है फ्रेगमेंटेड लैंड्स हो चुकी हैं। वो भी एक अलग दिक्कत है कि फ्रेगमेंटेड है तो उस पर जो प्रोडक्शन है वो उतना अच्छी क्वान्टिटी में नहीं हो सकता। क्रॉप कंसंट्रेशन, वही एक ही क्रॉप को यूज़ कर रहे हो या डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को यूज़ कर रहे हो। फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अब हार्वेस्टिंग हो गई, अब आपके पास मान लो कि अच्छे से स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है, वो अलग दिक्कत हो गई, है ना, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होते हैं। स्टोरेज एंड सप्लाई चेन गैप्स हो गए, पल्सेस एंड प्रोटीन डेफिशिट, पीडीएस का एक्सक्लूजन एंड लीकेजेस, कई बार होता है ना कि घोस्ट बेनिफिशियरीज को तो फ़ायदा हो रहा है एंड वो है कौन वो पता नहीं, तो ये पीडीएस एक्सक्लूजन भी होता है, लीकेज भी होता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मिड डे मील, है ना, पीएम पोषण, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फोर्टिफाइड फूड, फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट, तो ये सारे एक्शंस लिए गए हैं। तो मीन्स आपके पास आपके आंसर में कीवर्ड्स क्या होने चाहिए कि फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन नहीं है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबल है, एक्सेस है, अफोर्डेबल है, न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए और स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं अब इसको डिटेल में कि यूपी क्या है, इंडिया का मेजर वन ऑफ द मेजर, है ना, एग्रीकल्चर स्टेट है, और ये नेशनल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। इसलिए फूड सिक्योरिटी सिर्फ फूड अवेलेबल होने से ज़्यादा मायने रखती है। और यहाँ पे क्या है, वही ऊपर वाले पॉइंट्स ना, कि एक्सेस
होना चाहिए, एडिक मतलब काफ़ी है या नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशियस है या नहीं है, अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। चैलेंजेस अभी देखें, पॉवर्टी एंड परचेजिंग पावर कि लोग खरीद भी पा रहे हैं या नहीं, मेल न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन वुमेन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हमारी क्या रहती हैं, मतलब आप देखोगे तो अंडर न्यूट्रिशन, अनेमिक, ये आपको हाई अमाउंट में मिलते हैं लोगों में, तो फिर ये भी दिक्कत है, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये अलग खतरा है, ठीक है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, बता दिया कि छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं, तो उससे क्या होता है, जो मैकेनाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो क्या हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वो लिमिट कर देता है। क्रॉप कंसंट्रेशन, एक ही क्रॉप पर डिपेंडेंस रखे हुए हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब वही आपके पास स्टोरेज नहीं है, कोल्ड चेन्स इनएडिक्वेट है, तो ये सारी क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होगा, खासकर किसके केस में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ये तो क्या है, पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। फिर पीडीएस का चैलेंज है कि सही बंदे को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो वो वाली पॉइंट भी आ जाता है। फिर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, कि जो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सीरियल्स मिल जाए, है ना, न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट पे भी फोकस होना चाहिए, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस, मिल्क, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर ही फोकस होना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड हम क्या डालेंगे, डाइवर्सिफाई करो, पहली बात तो एग्रीकल्चर को, इरिगेशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को स्ट्रेंथन करो, हमारे स्टोरेज जो प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको एक्सपेंड करो, पीडीएस जो पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव करो, उसकी ट्रांसपेरेंसी को, और लास्ट माइल तक डिलीवरी हो, मतलब हर किसी के पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और जो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड पॉलिसीज़ के साथ क्या करो, इंटीग्रेट करो, क्योंकि ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख दोगे कि जो यूपी की जो फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि लोगों को खाना अवेलेबल हो, बट न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो, जिससे हमारी क्या होगी, हेल्दी जनरेशन होगी। हेल्दी जनरेशन से क्या होगा, हमारा सोशल कैपिटल क्रिएट होगा, जो कि क्या है, हमारे विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दी कि न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए सबको, जो कि सपोर्ट हो किससे, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से, और स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड परचेजिंग पावर से, ठीक है। तो मीन्स जो रेजिलिएंट क्रॉप्स है उसको यूज़ करो, ठीक है, लोगों तक पहुँचाओ, और मतलब उस रेंज में हो कि लोग उसको क्या कर पाएँ, अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे 24 के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, GS 5 के। क्या बोला, राइट अ नोट ऑन फेलियर एंड फ्यूचर ऑफ पब्लिक स्कूलिंग एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। फेलियर क्या है और फ्यूचर क्या है हमारा पब्लिक स्कूलिंग एजुकेशन का यूपी में, आपको इसमें वो बताना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा डेटा भी दोगे यहाँ पे, है ना, कि क्या है, और ये डेटा हम इंक्लूड करेंगे हमारे जब बजट और सर्वे आ जाएगा ना प्री के बाद, तब हम वहाँ से डेटा लेंगे, स्कीम्स को यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये कि पहले हमारा फोकस क्या रहता था कि बच्चे बस आ जाएं, है ना, स्कूल में, कि एनरोल कर लें, पर अब हम क्या चाहते हैं कि बच्चे सीखें, लर्निंग आउटकम्स हो, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है, टेचर्स को भी देखते हैं कि मतलब कैपेसिटी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, जैसे आप भी देखोगे ना कि बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं, प्रॉपर रेशियो मेंटेन नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग, ठीक है। फिर फ्यूचर क्या होगा, क्वालिटी भी चाहिए, इंक्लूजन भी चाहिए, और स्किल्स का डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है। कंसर्न्स क्या है कि मतलब लर्निंग आउटकम्स उतने अच्छे से हमें नहीं देखने को मिलते, टीचर का क्या शॉर्टेज है, मल्टीग्रेड क्लासरूम्स हो गए हमारे, जो ड्रॉप आउट है, मतलब बच्चे छोड़ देते हैं, इरेगुलर अटेंडेंस है, ये भी एक दिक्कत है कि मान लो वो बच्चे आ ही नहीं रहे तो फिर स्किल कैसे गेन करेंगे, है ना, लर्निंग आउटकम्स कैसे आएंगे। डिजिटल डिवाइड है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नहीं आती है बच्चों को ना, मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक चीज़ें ही वीक होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, और क्वालिटी ऑफ वोकेशनल एंड हायर ऑर्डर लर्निंग भी हमारा क्या वन ऑफ द कंसर्निंग पॉइंट है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो ये आपको आंसर में मेंशन करने हैं। मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत, ठीक है, ये ज़रूरी है कि आपके आंसर में एटलीस्ट 2 से 3 नाम तो यहाँ पे झलकने चाहिए। PM श्री स्कूल्स हो गया, समग्र शिक्षा, दीक्षा, स्कूल डिजिटलाइजेशन, ये सब, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है, फ्यूचर ऑफ पब्लिक स्कूल, हमारे स्कूलिंग में क्या क्या आएगा कि लोग एक्सेस कर पाएँ, लर्न कर पाएँ, स्किल गेन कर पाएँ, जिससे क्या होगी, इक्विटी मेंटेन हो पाएगी।
तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, जो पब्लिक स्कूलिंग है यूपी में वो एक्सपेंड तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, किसके टर्म्स में, कि लोग स्कूल को एक्सेस कर पा रहे हैं, एनरोल कर पा रहे हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में। बट जो चैलेंज है कि जो स्कूल में बच्चों को तो हम ले आए हैं, बट वो एक्चुअली कितना सीख पा रहे हैं, एक्चुअली कितना लर्न कर पा रहे हैं, वो अभी क्या है, थोड़ा चैलेंजिंग है। तो मेजर एरियाज़ क्या हैं, तो हमने वही देखा, लर्निंग आउटकम्स। क्या होता है नॉर्मली कि चीज़ों को ना, मतलब वही रोट लर्निंग है, याद करो लिखाओ, याद करो लिखाओ, बट समझा कुछ है नहीं, है ना, वो वाली चीज़। तो वो जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या रह गई है, वीक रह गई है। अब ये वीक है तो सोचो फाउंडेशन ही वीक है, तो फिर आप आगे कैसे टैकल करोगे। दूसरा, टीचर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, मतलब अनइवन टीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सब क्या है, ये अलग थ्रेट्स हैं। फिर आते हैं फाउंडेशनल लर्निंग, ठीक है, वो बच्चे जिनको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, अर्ली ईयर्स में, तो फिर आगे जाके तो कितनी दिक्कत होगी, ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव तो हुआ है, बट स्टिल अभी भी जो मेंटेनेंस है, लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं, वो अभी उतना अप टू लेवल है ही नहीं, ठीक है, तो एडिक्वेट लर्निंग एनवायरनमेंट मिल ही नहीं पा रहा है। फिर डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है, किससे, क्वालिटी, मतलब वो क्या प्रोवाइड करवाती है, क्वालिटी कंटेंट का एक्सेस दे रही है, बट डिफरेंस ही है, किसी के पास है ही नहीं, ठीक है, डिवाइसेस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो इनइक्वालिटी को क्या कर रही है, और क्रिएट करती जा रही है ना। फिर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों की जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है वो अलग अलग है, ठीक है, वो वाला पॉइंट भी आ जाता है। फिर एग्जामिनेशन सेंट्रिक लर्निंग, वही जो मैंने बोला ना, रोट लर्निंग, कि पेपर में क्या आएगा बस उस पर फोकस है, बट मैंने क्या सीखा एक्चुअली उसका क्या मतलब है, वो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए, तो फाउंडेशनल लर्निंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, तो जो निपुण भारत है, मिशन प्रेरणा है, इसको स्ट्रेंथन करो, जिससे बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चा सीख सके। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, ठीक है, मतलब ये ऑपरेशन कायाकल्प ऑलरेडी कर रहा है, बट हमें क्या करना है, इसे लर्निंग एनवायरनमेंट को और इम्प्रूव करना है। टीचर डेवलपमेंट, पहले टीचर को भी तो सिखाओ ना, उसको भी कंटिन्यूस क्लासरूम बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाओ, ठीक है, अच्छे टीचर डिप्लॉय करो, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर क्योंकि गुड टीचर ही तो चाहिए भाई स्कूलिंग के लिए, तो जब तक टीचर ही अगर अच्छे नहीं होंगे, वो खुद ही एडवांस्ड नहीं होंगे, तो फिर ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आता है आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, हमें ये देखना चाहिए कि मतलब लर्निंग आउटकम क्या है, रादर देन कि सिंपल बस आपने जो रट्टा मारा और उसको लिखा है, ठीक है, तो ये वाली चीज़। वोकेशनल एंड लाइफ स्किल्स, जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन होती है, ठीक है, उस पर फोकस करना चाहिए, लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करवाओ, तो वो किसके थ्रू होगी, आप डिजिटल लिटरेसी दो, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करो, आप डेवलप करो, जिससे क्या होंगी, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स भी डेवलप होंगी। तो आप इसको कैसे कंक्लूड करोगे, फेलियर ऑफ पब्लिक स्कूलिंग उत्तर प्रदेश शुड नॉट बी व्यूड सिंपली एज फेलियर ऑफ एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बोल रहा था ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फेलियर है उसको सिंपल ये मत देखो कि लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। रियल चैलेंज पता है क्या है, कि जो स्कूल है ना वो मीनिंगफुल लर्निंग बन पा रहे या नहीं बन पा रहे। एक्चुअल फेलियर तो यहाँ पर है ना कि स्कूल जा रहे हो बट कितना अच्छे से लर्न आउट कर पा रहे हो ना, लर्निंग आउटकम्स क्या है वो। तो इसलिए फ्यूचर हमारा कहाँ लाई करता है, टीचर सपोर्टेड हो, ठीक है, टीचर सपोर्टेड हो, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, इंक्लूसिव और आउटकम ओरिएंटेड क्या हो, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है, तब हम क्या कर पाएंगे, हमारा फ्यूचर और बेटर कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा आज का जो 2024 का पेपर है वो क्या हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो 2024 GS 5B आज फाइनली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब देखो आपके 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 25 का भी और 24 का भी। मैं उम्मीद तो पूरी यही कर रही हूँ कि आप लोगों ने सारी क्लासेस देख ली होंगी, PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आपने उसको भी यूज़ कर लिया होगा, आपको नोट्स के लिए जरूरत होगी तो बाकी अपने हैंड रिटन पॉइंट्स भी लिखते चलो, उससे आपका ऑलरेडी रिवीजन हो जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स आप मतलब लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जाके इसको ख़त्म कर लीजिए अक्टूबर से पहले, मीन्स मिड अक्टूबर तक मैं चाह रही हूँ 15 अक्टूबर तक कि हम मेंस खींचें, उसके बाद हम पूरा का पूरा ध्यान लगाएं हमारे प्री के ऊपर। बट प्री अभी स्किप नहीं करना है, प्री को भी साथ में लेके चलना है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए अब क्या करो, ये 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लो,
रिवाइज़ करो और फिर हम क्या लेके आएंगे, अब हमारा 23 का मीन्स जो GS 5 का है वो लास्ट पेपर बचा है, उसको हम जल्दी मतलब 4 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम डेली क्या कर रहे हैं, 5 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए एंड डेडिकेशन के साथ पूरा फोकस लगाते रहिए। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो अभी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपने जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।